क्या है बताओ। ले लो अभी ले लो तुम। इतना टाइम नहीं मिलेगा तुमको।
सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग और लोगों का वेट कर रहे हैं। सब लोग आ जाएंगे तो स्टार्ट। मेरी आवाज आ रही है? हर्षित, यस मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आवाज़ आ रही है। वेट करते हैं अभी हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं धीरे धीरे। हम लोग 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। हर्षित, स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस सर। सभी लोगों से अनुरोध है कि अपना माइक म्यूट पे रखें।
और वेबिनार के लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। तो तब तक आप अपना माइक म्यूट रखेंगे और हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, धीरे धीरे कर ही रहे हैं। तो मैं आप सब लोगों का आज के वेबिनार में स्वागत करता हूँ। आज का जो वेबिनार है, द एयर वी शेयर, अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन हेल्थ एंड स्ट्रेटेजी ऑन द फॉर द मिटिगेशन। मतलब जो हम हवा लेते हैं, जो जो कि सब लोग शेयर ही करते हैं, किसी का उस पर ओनरशिप नहीं है, वो इतनी प्रदूषित हो रही है कि हमारे जीवन पे कहीं ना कहीं प्रभाव डाल रही है और हमारे स्वास्थ्य पे भी प्रभाव डाल रही है। तो मैं तो पहले सबसे पहले सभी प्रतिभागियों का स्वागत करूंगा। हमारे जो स्पीकर हैं उनका स्वागत करूंगा। मैं थोड़ा सा एजेंडा आज का शेयर कर देता हूँ कि आज का एजेंडा क्या है, और उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। जस्ट मिनट। तो आज का जो एजेंडा है, जैसा कि मैंने बताया कि जो हम एयर पोल्यूशन जो हो रहा है उसको लेके हम लोग ने एक स्टडी की थी, और उसका स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव था। तो ये पूरा पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन के साथ ये स्टडी की गई है। और जो मुद्दा, जो उद्देश्य है अपना आज का वेबिनार का, कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हेल्थियर फ्यूचर के लिए कैसे हम लोग बातचीत कर सकते हैं, कैसे एक्शन ले सकते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन का जो प्रभाव पड़ रहा है हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे जीवन पर, उससे कैसे बचा जा सके। तो पहला तो है कि एयर पोल्यूशन पे एक अवेयरनेस क्रिएट करना है कि किस प्रकार से एयर पोल्यूशन हमको इफेक्ट कर रहा है। हम थोड़ा सा नॉलेज गेन करेंगे अपनी स्टडी के माध्यम से कि किस प्रकार से लखनऊ में, खासकर लखनऊ में जो स्टडी की गई है, वो कैसे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कि एयर क्वालिटी के चैलेंजेस क्या क्या हैं। साथ ही साथ हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी, जो कि इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं, हमारे बोर्ड के मेंबर भी हैं। तो वो एरोसॉल जो कि काफी प्रभावित करता है हमारे स्वास्थ्य पे, उस पे अपने विचार प्रकट करेंगे। हर्षित मिश्रा जो हमारे साथ रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो जो हमारी फाइंडिंग्स है स्टडी की, वो शेयर करेंगे। श्री मुन्ना झा जी जो कि कम्युनिकेशन और मीडिया एक्सपर्ट हैं, तो वो किस प्रकार की स्ट्रैटेजी हो सकती है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, तो पॉलिसी को डेवलप करने में, उस पर बात करेंगे। हमारे चौथे स्पीकर हैं डॉक्टर सूर्यकांत जी, जो कि आने वाले थे लेकिन आ नहीं पाएंगे क्योंकि उनको डेट का कुछ कंफ्यूजन था। वो बैंगलोर में है और वो इस समय फ्लाइट में होंगे, तो उनको कुछ कंफ्यूजन था, तो वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे हम लोग को। और लास्ट में हम लोग क्यू एन ए का सेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर का एक सेशन करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा वीडियो देखते हैं जो एयर पोल्यूशन को लेके है कि एयर पोल्यूशन क्या है। हमारा जो मस्कट है पीकू, पीकू एक लड़की है जो हमारे अलग अलग सामाजिक मुद्दों पे अ, बातचीत करती है। खासकर ऑनलाइन जो चीजें, जितनी भी चीजें हैं उस पर बातचीत करती है, उस पर अवेयरनेस रेज करने की कोशिश करती है। तो हम लोग ने एक छोटा सा वीडियो बनाया टीम ने, अ, उसको हम आपको शेयर करते हैं। दिखाई दे रहा है आपको? हेलो? नो, नो सर, वो अभी भी प्रेजेंटेशन पे ही है। जस्ट, अब स्क्रीन आ रहा है? यस सर। सर बट ऑडियो नहीं आ रहा है इसके साथ। बोल रहे हो? सर एक्चुअली ऑडियो नहीं आ रहा है, बस वीडियो ही प्रेजेंट हो रहा है। जस्ट,
अब आ रहा है? नो सर। नहीं आ रहा अभी भी? तो माइक्रोफोन का कोई इशू है, कोई मतलब। ठीक है, हम इसको देखते हैं, इसमें काफी कुछ लिखा हुआ है। अ, सर आई थिंक वीडियो प्रेजेंट नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं? सर वीडियो स्क्रीन पे आ नहीं रहा एक्चुअली। आ नहीं रहा है? यस सर। तुम शेयर कर पाओगे? तुम्हारे में है वीडियो, हर्षित? 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 यस आई थिंक डाउनलोड करना पड़ेगा, जस्ट 2 मिनट्स। मैं वैसे कोशिश कर रहा हूँ। ओके। अब आ रहा है? यस सर।
ये एक छोटा सा वीडियो था कि एयर पोल्यूशन क्या है। हमने ब्रीफ में कोशिश की कि एयर पोल्यूशन क्या है, क्या क्या उसके इफेक्ट होते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो था। इससे पहले हम अपने सेशंस में जाएं, कुछ आंकड़े मैं रखना चाहूंगा कि अगर भारत की बात की जाए तो भारत दुनिया के सबसे दूसरे मोस्ट पोल्यूटेड प्रदूषित शहर है। और दुनिया में अगर 30 पोल्यूटेड शहर की बात की जाए तो 21 जो है वो भारत में है। और दुनिया की जो 90% आबादी है वो शराब हवा की सांस ले रही है। और भारत की बात करें तो 14 करोड़ लोग ऐसे हैं जो उससे प्रभावित हैं किसी न किसी रूप में। और प्रतिवर्ष दुनिया में करीब 70 लाख लोग मरते हैं। भारत में वो संख्या करीब 17 लाख की है। जहां तक बात करें, अगर हम बात करें कि ये मृत्यु के हिसाब से देखा जाए तो जो कि बीमारियां हैं या और कॉजेज हैं मृत्यु के, उसमें 5वें नंबर पे एयर पोल्यूशन आता है भारत में। और HIV एड्स की तुलना करें तो उससे 5 गुना ज्यादा मौतें हो रही हैं। इस ये जो भी WHO की स्टडी आई है। साथ ही साथ अगर हम देखें, एक इपिक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का एक विंग है जो कि स्टडी करता है। तो उसने एक कोशिश की कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के बेसिस पे अगर ये जाना जाए कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने अलग अलग शहरों का स्टडी किया, सॉरी। तो ये पाया कि भारत में जो एवरेज लाइफ है लोगों की वो 5 साल कम हो रही है एयर पोल्यूशन की वजह से। और दिल्ली और लखनऊ शहर की बात करें तो कम से कम 10 से 11 साल के बीच में हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। तो ये बहुत सोचने की बात है कि ये साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। और हम भी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इसकी वजह से नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत बढ़ रहे हैं। हार्ट डिजीजेज, किडनी डिजीजेज, लंग्स का प्रॉब्लम। तो इन सब वजहों की वजह से काफी प्रॉब्लम हो रही है। NCD कहा जाए तो जो भी 100 मौतें होती है उसमें 69% जो मौत हो रही है भारत में वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से हो रही है। अभी हम नहीं कह सकते कि एयर पोल्यूशन की वजह से सब हो रही है, लेकिन कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की वजह से मौतें हो रही हैं लोगों की। कुछ स्टडीज हैं जिसपे बात कर सकते हैं। जैसे कि अगर एक स्टडी बोलती है कि जो महिलाएं शहर में रहती हैं और एयर पोल्यूशन से ज्यादा एक्सपोज करती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनका जो वेट होता है वो कम रहता है उस तुलना में जो महिलाएं कम एक्सपोज है एयर पोल्यूशन से और कम प्रदूषित जगह पे रह रही हैं। तो बच्चों का जो वेट होता है वो 56% कम होता है इन द कंपेरिजन आप जो स्वच्छ हवा में रह रही है, कम प्रदूषित जगहों पे रह रही हैं। और ये भी पाया गया कि बच्चों का जो गर्भाशय में ग्रोथ है वो उस पर भी फर्क पड़ रहा है। मिसकैरेज के इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं। प्री मैच्योर बर्थ हो रहा है बच्चों का। और जो बच्चे लाइट वेट होते हैं ना उनके साथ एक रिस्क और है कि उनको अस्थमा और COPD नामक बीमारी हो रही है, मतलब जो सांस की बीमारी है। तो ये काफी सीरियस सिचुएशन है, कंसर्न है बहुत बड़ा एयर पोल्यूशन की। किस प्रकार से ये अलग अलग उम्र के लोगों को प्रभावित कर रहा है। और आप भी जानते हैं कि भारत एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी एक बहुत ही एस्पिरेशनल गोल लेके चल रहे हैं कि ट्रिलियन इकोनॉमी ग्लो हो इंडियन इंडियन जो इकोनॉमी होगी। लेकिन अगर एयर पोल्यूशन से जो बीमारियां बढ़ रही हैं, जो मृत्यु दर बढ़ रहे हैं, इससे ये जो आकांक्षा है उस पे भी काफी झटका लग सकता है। तो एयर पोल्यूशन पे बात करना बहुत जरूरी है। अगर आज के वेबिनार की बात करें तो एयर पोल्यूशन का जो स्वास्थ्य पर असर है उसके जो आंकड़े हैं बड़े सीमित हैं। सरकार ने नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बनाया है और कार्य भी कर रही है सरकार। उत्तर प्रदेश में एयर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया, भी उसमें क्या प्रोग्रेस है नहीं पता है। तो आंकड़े कम होने की वजह से, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं, जो डिसीजन मेकर हैं गवर्नमेंट में या गवर्नमेंट एजेंसीज में, वो इसको एयर पोल्यूशन को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं मानते। तो एक बहुत बड़ा इशू ये है कि एयर पोल्यूशन को लेके डेटा इकट्ठा किया जाए और उस पर बात की जाए, उस पर एक्शन लिया जाए।
उसमें पॉलिसी में क्या बदलाव हो सकते हैं, सिटीजन का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है। तो ये सब चीजों को सीरियसली लेने की आवश्यकता है। जो आज का उद्देश्य है वो केवल स्टडी पर बात करना नहीं है, जो स्टडी की फाइंडिंग्स है, बट पॉलिसी लेवल पे भी क्या बातें हो सकती हैं, किस तरह की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी हो सकती है, वो हम बात करेंगे। और ये भी जानना चाहेंगे कि किस प्रकार की रणनीति बनाई जा सकती है इस एयर पोल्यूशन के प्रभाव को लेके, किस प्रकार से हम बात कर सकते हैं, एवरी सिटीजन ऑफ कंट्री, ऑफ द सिटी और टाउन। तो और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये केवल शहरों की दिक्कत नहीं है। अगर हमारी संस्था सिद्धार्थनगर में काम करती है तो वहां भी लाइफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, मतलब जो आदमी अगर 78 साल जीता, वो आज 70 साल जिएगा एयर पोल्यूशन की वजह से। एक आंकड़ा है जो इपिक का आंकड़ा आया है। तो एयर पोल्यूशन केवल शहरों की समस्या नहीं रह गई जो कि समझा जाता है, ये गांवों में भी हो रही है। इसके बहुत सारे कारण हैं, इस पर चर्चा करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रभाकर सिंह जी को बुलाना चाहूंगा, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट हैं और साथ ही साथ हमारे बोर्ड के मेंबर हैं, उनका काफी एक्सपर्टीज है। वो अपनी बात रखेंगे कि एरोसॉल जो होते हैं, जो हवा में पार्टिकल्स होते हैं, वो किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। तो उनका एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जिसको हम शेयर कर रहे हैं और प्रभाकर जी को हैंड ओवर कर रहे हैं। जस्ट ए मिनट प्रभाकर जी, एक मिनट आपका स्लाइड्स लगा लेते हैं। स्क्रीन आ रहा है प्रभाकर जी? हाँ जी, करेक्ट। तो मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ प्रभाकर जी कि एरोसॉल कैसे क्लाइमेट पे तो प्रभाव डालता ही है, और स्वास्थ्य पे किस प्रकार से प्रभाव डाल रहा है, क्योंकि आप एक कंपनी में भी काम कर रहे हैं जहाँ आप पूरा एएचएस देखते हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ पूरा देखते हैं, स्टैंडर्ड्स को देखते हैं। तो किस प्रकार से आप देखते हैं कि एरोसॉल जो है वो हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है? ओवर टू यू प्रभाकर जी। आप सभी को एक बार नमस्कार। और मैं आभारी हूँ संदीप जी का, जो इन्होंने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके माध्यम से मैं आप लोगों को अपने विचार को और जो फैक्ट है इस तथ्य से जुड़ा हुआ उसके बारे में आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि एरोसॉल एरोसॉल बेसिकली एक कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, और ये कोलाइडल पार्टिकल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये बेसिकली इस पूरे डिस्कशन में जो हम लोग का अभी चलेगा उसमें हम ये आप लोग को बताने का प्रयास करेंगे कि एरोसॉल बेसिकली है क्या, ये जनरेट कैसे होता है, इसके जो भी सोर्सेज हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही साथ इसका जो डिफरेंट टाइप के एरोसॉल्स हैं उनके बारे में बताएंगे। साथ ही इसका इम्पैक्ट इकोसिस्टम पे क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। और फिर लास्ट में इसका कंट्रोल हम एज ए सिटीजन कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में इस पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि एरोसॉल है क्या। निस्संदेह एरोसॉल के बारे में थोड़ी मोड़ी हमारे पास आइडिया होगी, उसको और मैं एक्सप्लेन करने का एफर्ट करूंगा। एरोसॉल जो बेसिकली होता है ये सस्पेंशन होता है इन टर्म्स ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स और लिक्विड ड्रॉपलेट्स इन एयर और गैसियस मीडियम। कहने का मतलब यह है कि चाहे वो सॉलिड पार्टिकल हो चाहे लिक्विड ड्रॉपलेट्स हो, वो जब उसको हम गैस के मीडियम में डाल देते हैं या एयर में डाल देते हैं रिक्वायरमेंट बेस्ड, तो उसी को बेसिकली एरोसॉल बोलते हैं। और ये जो एरोसॉल होता है यह दोनों तरह से जनरेट होता है। मतलब नेचर भी जनरेट करती है और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से। नेचर आप देखते होंगे कि जैसे वॉल्केनोज वगैरह होती हैं तो यहाँ पर बहुत सारे पार्टिकल्स जनरेट होते हैं। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज की बात करेंगे, जो मैन मेड होता है उसमें डिफरेंट सोर्सेज हैं जनरेट करने का, जिसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी हम फॉग मिस्ट और फॉरेस्ट सिक्रीशंस को देखते हैं, ये बेसिकली इसके कैटेगरी में आते हैं। और जो नेचुरल तरीके का होता है उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, और जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से जनरेट होते हैं वो भी
उसका अलग इम्पैक्ट होता है, जिसको हम आगे के डिस्कशन में आप लोगों तक शेयर करेंगे। ये जो एरोसॉल है बेसिकली, यदि इसको आप देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण इसका रोल होता है आज के डेट में नेचर के रिस्पेक्ट में। नेचर को ये कैसे इम्पैक्ट डालता है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। सो हम आते हैं सबसे पहले नेचुरल में आप लोगों तक मैंने शेयर किया कि जो नेचुरल एक्टिविटी के थ्रू एरोसॉल कोलाइडल पार्टिकल्स आर सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर जनरेट होता है, तो नेचुरल सोर्स की कैटेगरी में लाते हैं। नेक्स्ट आता है एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस वो बेसिकली कंसीडर किए जाते हैं, इसमें हम देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियल या अर्बन इमिशंस होते हैं, बायोमास बर्निंग मींस जहां पे हम सॉलिड फ्यूल को जनरेट बर्न करते हैं। भाकर जी, आपकी आवाज शायद ब्रेक हो रही है। आप बाकी लोगों को भी ऐसा लग रहा है क्या? ये सर मे बी नेटवर्क इशू होगा। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू करिए। ठीक है। सो सोर्स हमने जो डिस्कस किया बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज का। तो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज ये जो इंडस्ट्रियल इमिशन, बायोमास इमिशन, और हम कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड फार्मिंग, ये और बहुत सारी आज के डेट में आपको ये भी यूज करते होंगे आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, वो भी सस्पेंशन के फॉर्म में आ रहे हैं और उसको एक स्प्रे करने से इस पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया में रिलीफ मिल जाता है, बट उसका बहुत सारा पार्ट एटमॉस्फेयर में भी आ जाता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। सो हम देखेंगे जो इनका केमिकल कंपोजिशन होता है बेसिकली, जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से जनरेट होता है एरोसॉल, उसमें मोस्टली क्या होता है कि कुछ टॉक्सिक बेसिकली केमिकल्स यूज किए जाते हैं। वो टॉक्सिक केमिकल्स को कैरी करने के लिए बेसिकली जो स्प्रे के फॉर्म में निकलता है, उसमें सर्टेन एयर या गैस यूज की जाती है, बट जो उसका केमिकल होता है वो काइंड ऑफ द फॉर्मल्डिहाइड या फिर जाइलिन, इस टाइप के कुछ केमिकल होते हैं, एंड दीज केमिकल्स आर वेरी टॉक्सिक इन नेचर। और उसका जो इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, क्योंकि अलग अलग इंसान की अलग अलग ससेप्टेबिलिटी होती है, बट ऑफ कोर्स ये न्यूरोटॉक्सिक भी होते हैं, कार्सिनोजेनिक भी होते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये बॉडी पे भी अपना एक अलग इम्पैक्ट डालते हैं। तो इनका जो कैटेगरी होती है बेसिकली, जो एरोसॉल्स होते हैं उनको 3 लेयर में कैटेगराइज किया जाता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में जो एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से जनरेट होते हैं, आज के डेट में आप देखते होंगे कि सेविंग क्रीम वगैरह जो यूज हो जा रही हैं, वो भी आजकल स्प्रे के फॉर्म में आ रहा है, तो वो लेवल 1 में आते हैं। बट दीज लेवल 1 जो एरोसॉल्स होते हैं, दीज आर लेस टॉक्सिक देन द अदर 2 कैटेगरी। लेवल 2 के जो एरोसॉल्स होते हैं, दे आर कम इन द मिडिल कैटेगरी, और ये बेसिकली ये तो जो होते हैं हेजार्डस तो होते हैं, लेकिन लेवल जो 3 होता है उससे कम होते हैं। और जो लेवल 3 एरोसॉल्स होते हैं वो बेसिकली हाईली हेजार्डस होते हैं, और ये जो पेंट वगैरह से, पेंट इंडस्ट्रीज या पेंट का जो स्प्रे हो रहा है, या आप कह लीजिए इंसेक्टिसाइड्स के जो स्प्रे वगैरह होते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं जो लेवल 3 होता है। तो ऑफ कोर्स इस तरह से आप देखेंगे कि एरोसॉल की 3 कैटेगरी होती है, जो एंथ्रोपोजेनिक मींस मैन मेड सोर्सेस से जनरेट होते हैं। ये काफी हद तक हार्मफुल होते हैं, और इनकी डिफरेंट डिग्री ऑफ हार्म होती है, जिसको कि हम इसके बेसिकली बारे में डिटेल्स इंफॉर्मेशन अलग से भी कलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इम्पैक्ट। यदि हम इम्पैक्ट की बात करेंगे तो ये जो एरोसॉल्स हैं, ये कहीं कुछ पर्टिकुलर टाइम पे एक पॉजिटिव रोल भी प्ले करते हैं, जो कि कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज से जुड़ा हुआ है। एक आईपीसीसी की रिपोर्ट है जिसमें ये बेसिकली दिखाया गया है कि जो अर्थ प्लेनेट है, इसका टेम्परेचर 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड कम है इन टर्म्स ऑफ यदि ये बेसिकली एरोसॉल न जनरेट होता। कैसे ये होता है उसको मैं बताऊंगा आपको, कि ये एरोसॉल्स कहीं कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट भी नेचर पे डालते हैं। ये एरोसॉल्स के पार्टिकल जब नेचर में रहते हैं तो जो
सोलर रेडिएशन होता है, सोलर रेडिएशन की रेज इन पर्टिकुलर एरोसॉल के पार्टिकल से टकरा करके और फिर बैक बाउंस हो जाती है। तो एक तरह से जो सोलर की रेडिएशन है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाती है, तो कहीं न कहीं ये कूलिंग का भी एक तरह से इफेक्ट डालता है एरोसॉल एटमॉस्फेयर में। और साथ ही साथ ये कहीं न कहीं कलेक्ट होकर के और क्लाउड फॉर्मेशन में भी सपोर्ट करता है। लेकिन ये अपर लेयर पे एटमॉस्फेयर के ये फिनोमेना होता है, जो कि एक ये आईपीसीसी 2021 की ये रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंगली कि एरोसॉल्स एयर पोल्यूशन जो है वो प्लेनेट के टेम्परेचर को कूलर रखता है 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा करके रिपोर्ट है। अब हम नेक्स्ट आते हैं कि बहुत सारे और भी एरोसॉल्स हैं जो उसमें वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं, और ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जब एटमॉस्फेयर में आते हैं तो एक सर्टेन ड्यूरेशन तक एटमॉस्फेयर में एज सच पड़े रहते हैं, और जब धीरे धीरे हैवियर होते हैं, मतलब इनका इनकी साइज बढ़ती है, तब ये समहाउ जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर है उसके साथ कलेक्ट होकर के और हैवी होकर के फिर सॉइल में आ जाते हैं। और जब ये बेसिकली सॉइल पे आ जाते हैं तो प्लांट पर तो अपना इफेक्ट डालते ही डालते हैं, साथ ही साथ जब ये सॉइल में आ जाते हैं तो सॉइल के साथ ये बेसिकली एक अलग तरह का फिनोमेना होता है। सॉइल के साथ जब ये आ जाते हैं तो वहां पे एक एसिडिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो बेसिकली देखेंगे एरोसॉल रहते हैं एक एसिडिक नेचर के हो जाते हैं, समहाउ इसमें एसिड फॉर्मेशन हो जाता है, और ये जो सॉइल पे जब पड़ते हैं तो सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करते हैं, और सर्टेन ड्यूरेशन के बाद वहां की जो सॉइल होती है उसकी समहाउ प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो एरोसॉल है एक तरफ तो ये कूलिंग इफेक्ट डाल करके एटमॉस्फेयर में एक पॉजिटिव एक्टिविटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं, बट इन अदर टर्म्स हम देखेंगे तो ये एरोसॉल बेसिकली जो ह्यूमन से जनरेटेड है या कह लीजिए एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से जनरेट हो रहे हैं, वो एटमॉस्फेयर में अपनी एक्टिविटी के थ्रू जब सॉइल या डाउन लेवल स्ट्रेटा पे आ जाते हैं तो उसका एक निगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है जो कि सॉइल को इफेक्ट कर रहा है, और सॉइल कहीं ना कहीं फिर फाइनली उसकी प्रॉपर्टी को, सॉइल की प्रॉपर्टी है वो डिटोरिएट हो रही है, और उससे सॉइल की प्रोडक्टिविटी के भी डाउन होने के पूरे स्कोप रहते हैं। सो इस तरह से हम देखेंगे तो ये इन्वायरमेंट पे इफेक्ट आ जाता है एरोसॉल का। और हम नेक्स्ट आते हैं, ये देखते हैं कि एरोसॉल का जो इम्पैक्ट होता है वो ह्यूमन हेल्थ को कैसे प्रभावित करता है। छोटा सा एग्जांपल है, हम सभी डिओड्रेंट्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के स्प्रे यूज करते हैं, और इनका ये इतने फास्ट होते हैं कि ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हमें इनका जो स्मेल होता है वो आने लगता है। तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये कितने तेजी से हमारे एयर में डिजॉल्व होते हैं, और एयर में डिजॉल्व होकर इमीडिएट डिस्पर्स होते हैं, और फाइनली थ्रू डिफ्यूजन ये डिफरेंट एरिया में डिस्पर्स होकर के फिर ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं। सो यदि आप देखेंगे तो इनका निगेटिव इम्पैक्ट भी है। निगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी पे ये है कि थ्रू लंग्स ये हमारे बॉडी में आ जाते हैं, और जब लंग्स में अंदर आ जाते हैं तो इनका निगेटिव ये होता है कि समहाउ ये लंग को अफेक्ट डालते हैं, और जो लंग का नॉर्मल फिनोमेना है वो डिस्टर्ब होता है। जब हम इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो ऐसा डिफरेंट रिसर्च पेपर्स में दर्शाया गया है कि ये इसके निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, जिसको ह्यूमन बॉडी पे बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो लंग्स है उस पे इसका इम्पैक्ट आता है, और एक लंबे टाइम तक इनिशियल स्टेज में तो नहीं इसका इफेक्ट दिखता है, क्योंकि ये एक्यूट इम्पैक्ट इसका नहीं दिखता है, लेकिन एक क्रॉनिक फेज में एक लंबे टाइम के बाद इसका इम्पैक्ट दिखता है, जो कि रिसर्च स्टडी में भी निकल के आया है। सो ओवरऑल कहने का सेंस ये है कि ये जो एरोसॉल हैं ये कहीं न कहीं एटमॉस्फेयर में आकर के निगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं, जिसका बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट आते हैं कि
हाउ वी सेफ फ्रॉम एरोसॉल, इन एरोसॉल से हम कैसे सेफ रह सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा मैं प्रकाश डालूंगा, जिसको यदि हम अपने डे टू डे लाइफ में कंसीडर करेंगे तो सर्टेनली इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के साथ साथ एक इको फ्रेंडली लाइफ के साथ साथ हम अपने को सेफ भी रख सकते हैं। हम सभी को हेल्दी लाइफ सबको पसंद है और हम सभी चाहते हैं कि हम क्लीन एयर में सांस लें। बहुत सारा है जो हम कर भी रहे हैं। हम सभी ये जानते हैं कि प्लांटेशन एक्टिविटी हमें जितना भी बेटर तरीके से हो सके प्रमोट करना चाहिए। उसके साथ साथ हमें जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी थोड़ी परिवर्तन लाने की जरूरत है। परिवर्तन इन द सेंस कि यदि हम देखें तो जो डीओ या ऐसे टाइप का यूज कर रहे हैं उसमें बहुत सारे आज के डेट में मार्केट में इको फ्रेंडली भी आ रहे हैं। इको फ्रेंडली वो जिनका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट में आइदर मिनिमम और नियर टू मिनिमम है। तो ऐसे इको फ्रेंडली जो एरोसॉल्स हैं उनको भी हम यूज करने को प्रमोट कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसके यूज को मिनिमाइज करें और कोशिश हम ये करें कि जो इसके प्रॉपरली जिस कंटेनर में आता है, आप ये देखेंगे जो भी डीओ है या जो भी एरोसॉल है या जो भी इस टाइप के मीन्स एरोसॉल को कंसीडर करते जो भी इसके कंटेनर्स हैं जिसमें भी बेसिकली ये यूज करने के लिए आता है उसका डिस्पोजल प्रॉपर होना चाहिए। रीजन बीइंग कि ये जो केमिकल बेस्ड एरोसॉल कंटेनर्स होते हैं ये कभी कभी इसका जो कंटेंट होता है वो फ्लेमेबल मटेरियल भी होता है, तो इसके आग पकड़ने के भी चांस रहते हैं और जब इसमें आग पकड़ेगा तो इसके फिर ब्लास्ट होने के भी चांस रहते हैं। तो यदि देखा जाए तो इसका जो पर्टिकुलर कंटेनर होता है जिसमें एरोसॉल आता है उसका हमें डिस्पोजल भी इको फ्रेंडली मैनर से इंश्योर करना चाहिए। सपोज हम बात करें तो हम जो अपने इंड से कर सकते हैं वो जिस भी डीओ या स्प्रे को हम यूज करते हैं उसको यदि हम प्रॉपरली देखेंगे उस पर बहुत कुछ वार्निंग्स दी रहती है, उनको भी हमें एक बार कंसीडर करना चाहिए कि इनका डिस्पोजल हमें कैसा करना चाहिए और इट शुड बी प्रॉपर एंड इको फ्रेंडली मैनर। तो ये चीजें यदि सिस्टम में आती हैं तो सर्टेनली एक तरह से हम मदर नेचर को सपोर्ट करेंगे और ये एरोसॉल को और इसके कंटेनर को प्रॉपर डिस्पोज करके हम इको फ्रेंडली लाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ इंफॉर्मेशंस आप लोगों तक हमें शेयर करना था अबाउट द एरोसॉल। एक इंट्रोडक्शन हमें आप लोगों को एरोसॉल तक देना था कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है, हम इसे अपने को सेफ कैसे कर सकते हैं और एक इको फ्रेंडली हेल्दी लाइफ के लिए हम और भी लोगों को प्रमोट कर सकते हैं। सो इसी के साथ यदि आपको कुछ मेरे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो सर्टेनली ऐसे ही हम अलग अलग एपिसोड में आते रहेंगे और आप लोगों को इससे जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन मींस टाइप ऑफ इको फ्रेंडली लाइफ वो शेयर करते हैं। ओवर टू संदीप जी। थैंक यू प्रभाकर जी, थैंक यू। इतना गहन विषय, गहन चर्चा करने के लिए एरोसॉल के बारे में मैं एक चीज बताना चाहूंगा, चूंकि हमारी स्टडी चूंकि हेल्थ के आसपास है कि जो एयर पोल्यूशन है वो हेल्थ को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, तो जो अभी प्रभाकर जी ने एरोसॉल्स की बात की है, ये भी माना जा रहा है कि जो कोविड-19 था उसमें जो ट्रांसमिशन था एरोसॉल से ही होता था। एक कारण था जिसकी वजह से एक से दूसरे आदमी तक आदमी छींकता था, कफ था, तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं जो अभी प्रभाकर जी बता रहे थे उसकी वजह से ट्रांसमिशन होता था जो भी कोविड था। तो एक कारण था कि इकलौता कारण नहीं था, बहुत सारे कारण थे और उस पर बहुत सारी स्टडी हो रही है। ये जो मैं बता रहा हूँ लैंसेट और डब्ल्यूएचओ ने कुछ स्टडीज की है, उसके आधार पर बता रहा हूँ। तो धन्यवाद प्रभाकर जी। मैं अगला आऊंगा कि अपनी फाइंडिंग्स क्या है, फिर मुन्ना भाई आपके पास आऊंगा जो आपकी कम्युनिकेशन। तो हर्षित, मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने स्टडी की है, जो हमारा विंग है द सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ, जो कि फोकस कर रहा है रिसर्च पे, ना कि क्लाइमेट चेंज पे, बट जो प्लेनेट का जो हेल्थ है उस पर फोकस कर रहा है। तो मैं चाहूंगा उस पर जो फाइंडिंग्स है वो शेयर करो श्योर और सर। ना आप स्क्रीन शेयर करो।
So is it visible? Yes, it is. ओके। सो पहले मैं खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा। मेरा नाम हर्षित है और मैं शौरतगढ़ एनवायरमेंटल सोसाइटी के साथ एज अ रिसर्च एग्जीक्यूटिव काम करता हूँ। एंड ये जो हमारी स्टडी है, इट वाज अबाउट असेसिंग पब्लिक परसेप्शन एंड हेल्थ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एयर पोल्यूशन इन लखनऊ, जिसका मतलब है कि लखनऊ शहर में एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं लोगों को, प्लस उनका क्या मानना है एयर पोल्यूशन के बारे में। इस पे हम लोगों ने एक सिटीजन सेंट्रिक स्टडी की थी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी बात करें कि हमने स्टडी की किनके साथ। सो जो हमारा कोहॉर्ट था या फिर जितने लोगों के साथ हमने स्टडी की वो अराउंड 504 था, सो दैट ज़्यादा एरर ना रहे हमारी स्टडी में। एंड हमने सिर्फ एडल्ट पॉपुलेशन पे फोकस किया था, बिकॉज अभी हमें परसेप्शन की भी बात करनी है, तो हमें एक एडल्ट की नॉलेज चाहिए होगी उस बेसिस पे रादर देन अ चाइल्ड। देन वी वेंट फॉर ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन इसलिए क्योंकि हम लोग जो है सिर्फ एक तरह के पोल्यूशन के लिए एक्सपोज नहीं रहते हैं। सो बेसिकली एक मैं एग्जांपल दूं तो या तो कोई एक इंसान रहता होगा हजरतगंज में जहाँ पे पोल्यूशन लेवल बहुत हाई रहता है, बट वो काम के लिए अपने कैंट एरिया में जाता होगा जहाँ पे पोल्यूशन लेवल काफ़ी लो है। सो ओवरऑल उसका 6 घंटा अगर एक जगह जा रहा है, 6 से 12 घंटा जहाँ पे कम पोल्यूशन है, सो उस आदमी पे कम इफेक्ट पड़ेगा जो पूरा दिन हजरतगंज एरिया में रहता है जहाँ पे ज़्यादा पोल्यूशन है। देन हम लोग नेक्स्ट जनरल क्वेश्चन पे आएंगे कि हम लोगों ने लोगों से पूछा कि उनके हिसाब से एयर क्वालिटी क्या है लखनऊ की। सो अच्छी बात यह है कि जनरल अवेयरनेस लोगों में काफ़ी ज़्यादा है, उन्हें पता है कि पोल्यूशन लेवल्स हाई हैं एंड जनरल एयर क्वालिटी हमारी इतनी अच्छी नहीं है, जिसमें 79.4% लोगों ने सबसे कम स्कोर दिया एंड अराउंड 98% अगर लिया जाए तो उन्होंने 1 से 2 के बीच में स्कोर दिया था। नेक्स्ट पे हम लोग आ जाएंगे। हम लोगों ने रीजंस की बात की कि लोगों को क्या लगता है कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हमारे शहर में बढ़ रहा है। तो जो टॉप 4 रीजन हमारे निकल के आए थे, पहला था पेड़ों को काटना, यानी कि लॉस ऑफ फॉरेस्टेड रीजन, जो कि 98.8% लोगों का मानना था कि पेड़ कम हो रहे हैं उसकी वजह से एयर पोल्यूशन की दिक्कत है। 94% लोगों ने कहा कि मोटर व्हीकल जो गाड़ियां चलती हैं उसकी वजह से है। काफी लोगों का मानना था ओवर पॉपुलेशन, जो इतना नहीं सोचा गया था कि लोगों को इतना पता होगा कि वो ओवर पॉपुलेशन तक जाएंगे एयर पोल्यूशन के लिए, बट 91.3% लोगों ने ओवर पॉपुलेशन को एक रीजन बोला। एंड देन उसके बाद आता है ओपन बर्निंग ऑफ वेस्ट, जो 19.9% लोगों ने बोला। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सुपरफिशियली तो लोगों को पता है कि क्या क्या हम लोगों के पोल्यूशन को लेके रीजंस हो सकते हैं, बट जब हम लोग नीचे के ग्राफ पे आएंगे, हम लोग जाएंगे पावर प्लांट्स पे। पावर प्लांट्स अराउंड सिर्फ 12.5% लोगों ने बोला कि पोल्यूशन का कारण हो सकते हैं। मील वाइल जो एक्चुअल डेटा है तो उसमें थर्मल पावर प्लांट में जो हम लोग कोल्स बर्न करते हैं, अराउंड 40% पोल्यूशन तो वहीं से आता है हम लोगों का। सो जनरल अवेयरनेस तो है लोगों में, बट इन डेप्थ अवेयरनेस हम लोगों को बढ़ानी पड़ेगी उन लोगों में। देन आ जाएंगे मेजर कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो हम लोगों ने पता किए, तो उसमें एज वाइज हम लोगों ने एक स्टडी की थी कि किस एज में अवेयरनेस ज़्यादा है। सो मोस्टली हम लोग देख सकते हैं कि अराउंड 18 to 30 एज के लोगों में काफ़ी हाई हाई परसेप्शन है, बट बाकी जो 45 to 65 वाले हैं उनका भी ऑलमोस्ट इक्वल रहता है कि उन्हें भी पता है कि कौन सी चीज़ों में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। देन हम लोग नेक्स्ट पे आएंगे कि पॉसिबल मेजर्स क्या क्या हो सकते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। तो पहला था इंडस्ट्रीज को अकाउंटेबल बोलना। ये जो फैक्ट्रीज चलती हैं या अलग अलग कंपनीज बड़ी बड़ी होती हैं, उन लोगों का ज्यादा रोल है, ऐसा लोगों का ज्यादा मानना था। एंड जनरल लिया जाए तो सिटीजन रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई थी, उसमें भी काफी हाई यही आया था कि स्ट्रांगली अग्री किया लोगों ने कि हाँ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस चीज की। जब हमने बात की क्लीनर फ्यूल ऑल्टरनेटिव की, या फिर हम लोग गए कि सिग्नल पे लोगों को अपनी गाड़ियां बंद करनी चाहिए, तो वो लोग इतना स्ट्रांगली अग्री नहीं करते थे। काफी लोग तो इतना भी अग्री नहीं करते, या फिर उन लोगों को लगता था कि शायद उससे कुछ चेंज ना आए। बट ये भी काफी मेजर चीजें होती हैं, अगर हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में इस चीज को लेके आए तो हम लोग एयर पोल्यूशन को लेके काफी चीजें कम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं हेल्थ इश्यूज पे, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। सो हम लोगों ने 18 से लेके 60 प्लस लोगों का पूरा सर्वे किया, उनसे पूछा कि उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। सरप्राइजिंग बात ये रही थी कि हाई बीपी की जो दिक्कत है, हमें लगता होगा कि ज्यादा एज वाले लोगों में होती होगी, बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो कम एज वाले 18 से 30 की एज वालों में हाई बीपी की दिक्कत ज्यादा है। एंड वहीं थायराइड की दिक्कत ली जाए वो भी 18 to 30 वाले लोगों में ज्यादा है। डायबिटीज देखा जाए तो वो 45 to 60 एज के लोगों में ज्यादा है। लो बीपी अराउंड 18 to 60 सब में ही ऑलमोस्ट सेम रहता है। हाई ब्लड शुगर भी यंगर जनरेशन में ज्यादा देखने को मिल रहा है अब,
देन नेक्स्ट पे आएंगे हम लोग थीमेटिक एनालिसिस ऑफ एरिया वाइज हेल्थ केसेस। तो यहाँ पे आप लोगों को दो वेन डायग्राम्स दिख रहे होंगे, पहला एक हजरतगंज का कॉमन है, दूसरा एक चारबाग का कॉमन है। हम लोगों ने ये दो जगह इसलिए ली क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोल्यूशन लेवल्स लखनऊ में देखे जा रहे हैं वो हजरतगंज और चारबाग में है। जो आप उसके आसपास के सर्कल्स देख सकते हैं जैसे कि विकास नगर, महानगर, आलमबाग, चारबाग, ये वो एरियाज है जहाँ लोग जनरली रहते हैं, एंड हजरतगंज वो एरिया है जहाँ वो जाके काम करते हैं। सो 6 से 8 घंटे मान लीजिए वो लोग हजरतगंज में बिता रहे हैं, बाकी का दिन वो लोग अपने एरिया में ले रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो लाइट कलर वाला जो है उसमें ये डेटा निकल के आया है कि वहाँ पे काफी कम केसेस हैं थायराइड के इंडिविजुअली। और जो डार्कर एरिया जहाँ पे लोग हजरतगंज और बाकी जगह पे रहते हैं, लाइक दोनों जगह पे ट्रैवल करते हैं, तो उनमें थायराइड के केसेस काफी ज्यादा देखे गए। प्लस जो बाकी हेल्थ इश्यूज थे हमारे पिछले वाले, ये हाई बीपी, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल का, वो सब भी काफी बढ़ा हुआ देखा गया जब वो लोग ज्यादा पोल्यूटेड एरिया में गए। सेम ऐसा ट्रेंड हमें देखने को मिला चारबाग रीजन में भी। देन साइंटिफिक एविडेंस की बात की जाए, जो हमें देखने को मिला है कि थायराइड के केसेस बढ़ रहे हैं जहाँ पे पोल्यूशन ज़्यादा है। क्या थायराइड भी रिलेटेड हो सकता है हार्ट डिजीज से? तो ये कुछ स्टडीज़ हैं जिनमें ये बताया गया है कि थायराइड हार्मोन की दिक्कत से हार्ट में भी दिक्कत आती है। पहली स्टडी में हम लोग देखेंगे, उसमें बताया गया कि हाइपर थायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, इसमें क्या होता है कि जब थायराइड के लेवल या तो आपके नॉर्मल से ज़्यादा होंगे या फिर आपके कम होंगे। तो जब नॉर्मल से ज्यादा होता है आपका थायराइड लेवल, तो अगर आप में पहले से हार्ट की दिक्कत है तो वो उसे और बढ़ाएगा। बट अगर आपका हार्मोन थोड़ा कम है, वो धीरे धीरे खुद डेवलप कर सकता है हार्ट की दिक्कत। सेम सेकंड स्टडी में हाइपोथायरॉयडिज्म की ही बात की गई कि लेवल जब आपका थोड़ा कम होता है वो हार्ट पे ज्यादा असर करता है। तो ये थोड़ा साइंटिफिक बैकिंग हमें इस चीज की मिली है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर थिंकिंग कि आगे जाके हम लोग अपनी स्टडी का एक अलग से एक साइंटिफिक बेसिस बनाए। डॉक्टर सूर्यकांत हमारे साथ होते, वी कुड हैव टॉक्ड अबाउट इट बट ही इज नॉट हियर, सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। फिर हम लोगों ने पोल्यूशन की बात तो कर ली, बट एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हर चीज के होते हैं कि हार्ट डिजीज सिर्फ पोल्यूशन से तो होती नहीं होगी। तो हम लोगों ने एक जनरल ट्रेंड भी ले लिया कि लोगों की लाइफस्टाइल किस तरह की है, वो लोग लाइक एक्टिव रहते हैं कि नहीं, या फिर सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, तो या फिर कुछ ऐसा अल्कोहल या सिगरेट कंजम्पशन किस में ज्यादा है। तो जैसा कि आप डेटा से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो कंजम्पशन अभी लोगों में बढ़ा है वो सिगरेट का है, एंड यंगर जनरेशन में सिगरेट स्मोकिंग सबसे ज्यादा है। देन ओल्डर जनरेशन जो आज भी अल्कोहल या टोबैको पे ज्यादा रिलाई करती है। देन लाइफस्टाइल की भी बात की जाए तो मैक्सिमम लोगों ने, अराउंड 63.5% लोगों ने इसको एकदम लो रेट किया, यानी कि वो लोग सिडेंट्री लाइफ जी रहे हैं, ज्यादा चलना फिरना उनका नहीं हो पा रहा है या एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक वजह हो सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमने फाइंडिंग निकाली है कि हाई पोल्यूटेड एरियाज को रिलेटेड हैं आपके थायराइड या फिर अलग हार्ट रिलेटेड डिजीज से, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। देन लास्ट में मैं बस अपनी एक की फाइंडिंग्स बताना चाहूंगा जो हमारी टोटल स्टडी में हुआ था, जो हमने अभी तक बात की है, एक बार उसका रिकैप भी हो जाएगा। सो 98.8% लोगों को तो ये लगता है कि एयर क्वालिटी जो है एवरेज से नीचे है, जिसमें से 79.4% को लगता है कि एकदम ही खराब है, और सिर्फ 1% को लगता था कि हाँ हमारे यहाँ इतना पोल्यूशन नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हम लोगों ने अवेयरनेस की बात की थी मेजर कॉजेज को लेके, रैपिड लॉस ऑफ फॉरेस्ट हो गया, व्हीकल्स हो गई, ओवर पॉपुलेशन हो गया, बर्निंग ऑफ वेस्ट हो गया, इसको लेके लोगों की जानकारी है, सुपरफिशियल जानकारी है कि हाँ जनरल चीजें हमें पता है। बट जो इन डेप्थ नॉलेज हो गई हम लोगों की कि ये जो हमारे पावर प्लांट्स होते हैं या स्टबल बर्निंग होता है उसकी वजह से कोई इफेक्ट होता है कि नहीं, इसको लेके उनकी ज्यादा राय नहीं थी। देन हम लोग आ जाएंगे हेल्थ इश्यूज पे कि किसकी क्या क्या राय थी या फिर कहाँ पे ज्यादा इफेक्ट करता था। तो 18 से 30 एज ग्रुप में सबसे ज्यादा दिक्कत थी डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और लाइट हेडेडनेस की। देन 31 to 45 एज ग्रुप में स्किन प्रॉब्लम्स और फटीग की प्रॉब्लम्स ज्यादा आ रही थी। एंड यही इकलौता एज ग्रुप था जो जिसे लग रहा था कि वो लोग लेसर पोल्यूटेड प्लेस पे अगर शिफ्ट हो जाए तो वो इनके लिए बेटर होगा। दैट मे बी बिकॉज 31 to 45 थोड़ा स्टेब्लिश्ड एज होती है जहाँ पे लोग फैमिली का भी देखते हैं। सो ये एक जनरल सा भी हम लोगों ने ले लिया था। देन 45 to 60 एज ग्रुप की बात की जाए तो उन्हें ईएनटी इरिटेशन की दिक्कतें ज्यादा थी, प्लस मॉर्निंग वॉक की दिक्कत ज्यादा थी। जब हम लोग 60+ एज ग्रुप पे आएंगे तो वहां पे अस्थमा की दिक्कत बढ़ने लगती है, चेस्ट टाइटनेस यानी कि लंग प्रॉब्लम्स ज्यादा देखने को मिलती हैं। प्लस सरप्राइजिंग इसमें ये भी था कि डिफिकल्टी इन ड्राइविंग 60+ एज को ज्यादा हो रही थी, एंड उन्हें जो इवनिंग वॉक है उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। अब अगर हम लोग जनरल चीज ले तो इवनिंग के टाइम में ही जब थोड़ा टेम्परेचर गिरता है तो हमारे दिन भर के जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो शाम के टाइम ज्यादा इकट्ठा होते हैं एट लोअर लेवल, जहाँ पे हम लोग यूजुअली
वॉक करते हैं या रहते हैं। तो शाम के टाइम एयर पोल्यूशन का असर ज्यादा होता है, जो 60+ एज ग्रुप पे देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज जो हम लोग की हाई ब्लड प्रेशर और थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मिली, वो 18 से 30 एज ग्रुप के बीच में मिली। सो जो कि काफी हाई नंबर है इतनी कम एज में देखने के लिए। बट रिसेंटली आप लोगों ने देखा ही होगा कि हार्ट प्रॉब्लम्स यंग लोगों में ज्यादा बढ़ रही हैं, यंग लोगों को हार्ट अटैक्स भी ज्यादा आ रहे हैं। सो मे बी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन भी एक वजह हो सकती है, या फिर उनका लाइफस्टाइल भी एक वजह हो सकती है। एंड थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो थी वो फ्रीक्वेंट थी पॉपुलेशन जो हाईली पोल्यूटेड एरियाज में रहती थी, और एक जनरल ट्रेंड हमारा था कि जो अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन है वो हाईली पोल्यूटेड एरियाज में ज्यादा मिल रही थी। सो आई विल कंक्लूड माई प्रेजेंटेशन हियर ओनली। अगर किसी को क्वेश्चन है तो वी कैन डू दैट, अदरवाइज सर कैन कंटिन्यू। Shit, we'll do Q&A in later part. ओके मुन्ना सर। भाई भी वेट कर रहे हैं, और तुमने जो फाइंडिंग्स शेयर की वो काफी आई ओपनिंग थी हम लोगों के लिए कि एक बहुत सिंपल स्टडी थी, बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी उन्होंने नहीं की। न कि हम बहुत बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस तरह की स्टडी कर सकते हैं, बट हम लोगों ने सिटीजन के परसेप्शन से इसको करने की कोशिश की। और किसी को भी, जो भी हर्षित ने बताया, अगर कोई प्रश्न होगा तो बाद में पूछ सकते हैं हर्षित से। मैं अब मुन्ना झा जी से आग्रह करूंगा, जो कि हेड ऑफ स्टेट क्लाइमेट एक्शन है असर ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि बैंगलोर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। मुन्ना भाई का जो एक्सपीरियंस है कम्युनिकेशन और मीडिया में काफी लंबा रहा है, और काफी लोगों को गाइड करते रहे हैं अलग अलग। मैंने देखा भी है, पर्सनली भी देखा है। तो मेरा जो मुन्ना भाई के सेशन में प्रश्न होगा वो कम्युनिकेशन और पॉलिसी के राउंड होगा, कि किस तरह से कि हम की मैसेज क्रिएट कर सकते हैं, पॉलिसी के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, डेटा एंड एविडेंसेस का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो पूर्व संस्था थी उसमें काफी आप लोगों ने काम किया है, और उसको इस्तेमाल करते हुए ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी कैसे सेटअप की जा सकती है अलग अलग इंस्टीट्यूशन की और गवर्नमेंट की, और ज्यादा से ज्यादा सिटीजन का पार्टिसिपेशन कैसे होता है। तो मैं चाहता हूँ मुन्ना भाई, आपके जो भी विचार हैं, जो भी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी को लेके, पॉलिसी को लेके, वो यहाँ पे उपस्थित लोगों के साथ शेयर करें तो बेहतर होगा। ओवर टू यू मुन्ना भाई। शुक्रिया संदीप जी, और एसीएस के सभी साथियों का, और यहाँ पे जुड़े। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी जी, आ रही है जी, है। एसीएस के सभी साथियों का, और यहाँ पे जुड़े और जो भी साथी जो सुन रहे हैं इस वेबिनार के माध्यम से, उनका, और सारे पैनलिस्ट का भी शुक्रिया। सबसे पहले मुझे लगता है कि एयर पोल्यूशन तो एक बड़ी त्रासदी है, ये हम सबको पता है। और इस समय कई रिपोर्ट्स, मतलब इस समय क्या, पिछले 10 12 15 सालों से लगातार कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही है, जिसमें ये तो बताया ही जा रहा है अ, कि फलाने फलाने वजह से, फलाने फलाने कारण से इतनी मौतें हो रही है, ये स्वास्थ्य प्रभाव है। और उसके मानवीय संकट बहुत बड़े हैं। वो एक, मतलब वो जग जाहिर हो चुका है। मतलब उसमें कोई अब सवाल नहीं है कि एयर पोल्यूशन एक बड़ी आपदा है। सबसे मुझे लगता है कि इस समय भारत में आप वायु प्रदूषण का मुद्दा अब अनभिज्ञ नहीं है लोगों से। लगभग लोग जानने लगे हैं कि वायु प्रदूषण क्या है, इसकी समस्याएं क्या है। और कम से कम जो देश के जो बड़े शहर हैं, चाहे दिल्ली हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे कानपुर हो, इन सब शहरों में वायु प्रदूषण का मुद्दा बहुत बड़े स्तर पे उठाया गया है। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो भी आंकड़े आते हैं, वो आंकड़े मुझे लगता है कि डराने वाली आंकड़े आते हैं। और उन आंकड़ों में कई बार सच्चाई भी होती है, और कई बार बहुत डरावना सच भी होता है।
उसको भी मुझे लगता है देखने की ज़रूरत है। तीसरी बात कि सरकार लगभग मैं ये कह सकता हूँ कि जब से एनसीएपी सरकार ने लॉन्च किया है, सरकार इस मुद्दे को लेके, भारत सरकार भी और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार भी इस मुद्दे को लेके बहुत गंभीर है। और मैं ये कह सकता हूँ कि अभी जिस तरीके से बजटरी किया गया है इसको लेके, जिस तरीके से प्रोग्राम्स चलाए गए गए हैं, चाहे वो केंद्र सरकार चला रही है, चाहे वो राज्य सरकार चला रही है, और मैं बोलूँगा कि उत्तर प्रदेश सरकार में तो बहुत काम हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए एयरसेट प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। तो कई तरह के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। मतलब सरकार जो जो कदम सरकार को उठाना चाहिए वो लगभग उठा रही है। तो लेकिन हाँ, सिटीजन्स का भी बहुत महत्वपूर्ण भागीदारी है, और उसमें मैं थोड़ा कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दूंगा। क्योंकि बार बार मुझे लगता है कि जब हम रिपोर्ट्स आते हैं, आंकड़े आते हैं, तो सबसे पहले रिपोर्ट्स को लेके हम सरकार से सवाल करते हैं या एजेंसी से सवाल करते हैं। वो करना भी चाहिए, जाहिर सी बात है। लेकिन जो आंकड़े आते हैं, आंकड़ों के पीछे एक और सवाल बनता है कि जो हमारा शहरीकरण है, या हमारा जो सिस्टम है, या हमारी जो सिटीजन्स हैं, उनकी क्या भागीदारी हो रही है, वो कैसे देख रहे हैं। अभी आपका एक परसेप्शन सर्वे आ रहा था जिसमें आप लोग ने 5-6 एजेंडा रखा है, जिसमें फॉरेस्ट मतलब ट्रीज का रखा है, ट्रांसपोर्ट रखा है, कंस्ट्रक्शन वेस्ट रखा है। और ये कोई बाहर से तो आता नहीं है, ये तो लोग ही कर रहे हैं। तो एक बड़ा सवाल है कि सिटीजन्स को कैसे अपनी जन भागीदारी कैसे आगे करनी चाहिए, और इस मुद्दे पे थोड़ा गंभीरता से देखने की ज़रूरत है कि कैसे वो एयर पोल्यूशन को कम करने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। नंबर एक। नंबर दो, जो भी रिपोर्ट्स आते हैं और जो भी आंकड़े आते हैं, वो बहुत अंग्रेजी में होते हैं संदीप भाई। और उसको आप जितना भी सिंप्लीफाई करेंगे, वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। मैंने देखा है, इवन मेरी अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम 10-12-15 सालों से देख रहा हूँ। जितना एयर क्वालिटी का जो साइंस है, जब तक उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, जब तक उसको लोगों के भाषा में हम जब तक लेके नहीं जाएंगे, लोग नहीं समझेंगे। बहुत सारे लोग PM 2.5 नहीं जानते, PM 10 नहीं जानते, सॉक्स नॉक्स नहीं जानते। ठीक है। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में को कैसे नापा जाता है वो नहीं जानते हैं। तो जब हम इवन बहुत सारे जो लोग लिखते पढ़ते हैं, मैं बहुत सारे जर्नलिस्ट के साथ काम करता हूँ, कई बार उनको कंफ्यूजन होता है कि भाई PM 10 PM 2.5 और एयर क्वालिटी इंडेक्स में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है, और आम भाषा में जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी का डिबेट है, उसको कैसे हम आम भाषा में आम लोगों तक पहुंचा पाए, वो बहुत ज़रूरी है। दो तरीके इसके पहुंचाने के हैं। एक ये है कि आप ट्रेडिशनल मीडिया, जो अखबारों में हम देखते हैं, और जो हम रेडियो के माध्यम से जो आप लोग कर रहे हैं, वो एक ट्रेडिशनल मीडिया है। दूसरा कि क्या, मैं एक चीज में देखता हूँ कि ये आप ही के सवाल पे एक जवाब है। मैं ये देखता हूँ कि जब विंटर आता है, अब से एयर क्वालिटी का जो पूरा डिबेट है वो शुरू हो जाएगा। एयर क्वालिटी कोई सीजनल डिबेट तो है नहीं, है ना। जैसे होता है ना कि भाई अब सर्दी का समय आ गया तो जो फूल गोभी है वो सस्ता हो जाएगा, है ना। और तो इतना सस्ता हो जाएगा कि मतलब सब लोग खाएंगे, है ना। लेकिन मतलब मैं उसको ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे देख रहा हूँ, या जैसे सीजनल आम का एक फ्रूट आता है, सीजनल आम का फ्रूट होता है। लेकिन एयर क्वालिटी जो है वो 12 मास है ना। वो सीजनल नहीं है। आप आप जो
आप जिस तरीके से आप अपने आसपास में जिस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे, है ना, वो उसका उस पे एयर पे इम्पैक्ट करेगा। तो हम लोग को ये समझने की जरूरत है कि एयर क्वालिटी को हम रोज दिनचर्या में के नजरिए से देखें, और हम सिर्फ विंटर के तौर पे नहीं देखें। तो हमारा स्ट्रैटेजी, जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी, ये होना चाहिए कि क्या हम इसको सालों भर के नजरिए से देख सकते हैं, और सालों भर मतलब साल भर हम क्या इस मुद्दे पे बहुत गहराई से चिंतन मनन कर सकते हैं। जिस तरह का रिपोर्ट आप लोग लाए हैं, क्या उस तरह के रिपोर्ट को लगातार लाया जाए, क्या सिटीजन्स को अवेयर किया जाए। एटलीस्ट एक तो टीवी चैनल, अखबार, ये सब के माध्यम से जो होता है वो अभी सितंबर अक्टूबर से शुरू होगा, जनवरी फरवरी तक वो चलेगा, लेकिन उसके बाद बंद हो जाएगा। लेकिन क्या कम्युनिटीज में, क्योंकि एयर क्वालिटी जो अभी सर भी बता रहे थे कि इसका हेल्थ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो हेल्थ पे सबसे ज्यादा किसको इम्पैक्ट पड़ता है, किसको सबसे ज्यादा बर्डन है? जो लोग 24 घंटे जिनका एक्सपोजर है। और वो कौन लोग हैं जिनका सबसे ज्यादा एक्सपोजर है? वो समाज के सबसे निचले तबके में, मतलब सबसे कम आय वाले लोग हैं, जो सड़क पे या तो रेडी पटरी लगा के काम कर रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं, या अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं। ज्यादातर वैसे ही लोग हैं। और जिनका पॉकेट जो है, मतलब जो फिनेंशियल पॉकेट है, वो बहुत कम है। अगर उनको एयर क्वालिटी की वजह से अगर किसी तरह का हेल्थ बर्डन आएगा उनके लाइफ में, तो सबसे ज्यादा उनको इम्पैक्ट पड़ेगा। वो अपना रोटी के लिए वो मेहनत करेंगे कि फिर अपने स्वास्थ्य के लिए करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकारों को भी, और इवन मुझे लगता है कि जो प्राइवेट एंटिटीज है, कंपनियां हैं, सीएसआर्स को भी ये समझने की जरूरत है कि जो निचले पायदान पे लोग हैं, उनके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे और बिल्ड किया जाए, और उनको क्या कोई कंपनसेशन, क्या एक सपोर्ट मिल सकता है। जो जैसे आयुष्मान भारत में एक लोग का, मतलब सबको भारत सरकार ने लगभग लगभग ये इंश्योर किया है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस है। तो वैसे हेल्थ बर्डन को लेकर, एयर क्वालिटी का जो हेल्थ बर्डन पड़ रहा है, उसको लेकर भी कुछ एक कंपनसेशन जैसा कुछ होना चाहिए। वो तो मैं एक पॉलिसी मेकिंग की बात कर रहा था, जो आप कह रहे थे उसी में, कि पॉलिसी मेकिंग में एक प्रोसेस आगे कैसे जाए। दूसरा, कि कम्युनिकेशन को जितना आप सिंप्लीफाई करेंगे, उतना लोगों तक ये बात पहुंचेगी। अभी ये हो रहा है कि हम होर्डिंग्स में, बोर्ड में, हम अखबार के जब रिपोर्ट्स आती हैं, तब हम ये कहते हैं कि भाई एयर क्वालिटी बढ़ गया है तो अब पानी का छिड़काव होना चाहिए, एयर क्वालिटी बढ़ गया है तो स्वीपिंग मशीन चलना चाहिए, एयर क्वालिटी हो गया तो ये होना चाहिए। ये सब बहुत त्वरित उपाय है। लेकिन आप एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ आप जो बेतहासा शहरीकरण हुआ है ना, और जिस तरीके से आपने शहरों से पेड़ पेड़ जंगल गायब कर दिए हैं, है ना, बारिश नहीं हो रही है। तो पेड़ जो होता है वो बहुत बड़ा एक, मैं कह सकता हूँ कि एक आवरण होता है कि जो कम से कम आपका जो एयर क्वालिटी, जो PM10 है, PM2.5 है, जो भी आपका पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, वो तो है नहीं शहरों में। तो लोगों को ये समझाने की जरूरत है कि आप पेड़ ना लगाए तो पेड़ कम से कम काटे नहीं। तो हमारे कम्युनिकेशन में, हमारा जो कम्युनिकेशन है अभी, वो PM2.5, PM10 और एयर क्वालिटी पे ही है। लेकिन हम उस कम्युनिकेशन को कैसे पेड़, पौधा, पानी तक लेके जाए और उसको जोड़े, उनको कनेक्ट करे। वो जो डॉट है, जो गैप डॉट है, उनके लाइफस्टाइल से, जब तक उनके लाइफस्टाइल से उस कम्युनिकेशन को कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक ये शॉर्ट टर्म मेजर्स लेके हम जरूर एयर क्वालिटी को कम कर सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं कर सकते। दूसरा, कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट जितना हो सके शहर में ये कम्युनिकेशन हो कि भाई आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। मतलब एक घर में चार चार गाड़ियां हैं, पांच पांच गाड़ियां हैं, लखनऊ में भी ऐसी स्थिति होगी।
जो दिल्ली में है, मुझे नहीं लगता है कि कम होगा, क्योंकि जब लोगों के पास पैसा होता है तो वो साधन का कार पुलिंग करे लोग। लेकिन कार पुलिंग जब जब एयर क्वालिटी बहुत बढ़ जाता है तो ये बात होती कार पुलिंग। लेकिन कम्युनिकेशन में कार पुलिंग जो है वो कैसे सिंप्लीफाई हो, और लोगों को कार पुलिंग का मतलब ये नहीं समझ में आना चाहिए कि हम कार पुलिंग इसलिए कर रहे हैं कि आज हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 400 चला गया है, ये रीजन नहीं है इसलिए आज आज हम कर ले, ये एक त्वरित उपाय के लिए। वो एक आदत कैसे बने, आदत में कैसे जाए कार पुलिंग, आदत में कैसे पेड़ लगाए, आदत में कैसे कूड़ा ना जलाए। क्योंकि ज्यादातर जो कॉलोनियां है, झुग्गी झोपड़ी का जो पूरा इलाका है, जो शहर के आसपास जो कमजोर वर्ग के लोग हैं जिनके पास साधन कम है, वहाँ सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि वेस्ट बर्न होता है। और छोटे छोटे वेस्ट बर्न्स के साइट अगर आप देखेंगे तो लखनऊ में ही कम से कम हजारों सैकड़ों होंगे जो रोज बनते हैं। लेकिन चूंकि विंटर में वो डिबेट शुरू हो जाता है, तो क्या हम अपने कम्युनिकेशन को इतना सिंप्लीफाई करें और वहां उनको लेके जाए कि आप जो ये जला रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो मजबूरी में जला रहे हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो गैस का जो सिलेंडर का जो है सिलेंडर का जो प्राइस है उसको दे पाएंगे, मतलब। और तो उनको लगता है कि नहीं, हम लकड़ी में खाना बना लेते हैं, कोयले में बना लेते हैं। तो कोशिश ये होनी चाहिए, सरकार भी कोशिश कर रही है उज्ज्वला योजना के माध्यम से कि गरीबों तक कम से कम ये स्वच्छ ईंधन पहुंचे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि लोग, हमारा कम्युनिकेशन इतना लो प्रोफाइल हो, इतना सिंप्लीफाई हो कि लोग उसको समझे। अभी हमारा कम्युनिकेशन बहुत मुझे लगता है कि बहुत टॉप अप्रोच पे है। हम टीवी चैनल अखबार उसके माध्यम से पे ज्यादा देखते हैं। मुझे लगता है कि और लैंग्वेज बैरियर बहुत है, सारे कम्युनिकेशन अंग्रेजी में है। तो एक तो हिंदी में हमारा कम्युनिकेशन हो नंबर एक, या जो लोकल लैंग्वेज है उसमें हो। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि कम्युनिकेशन के जो माध्यम है, जो पुराने माध्यम थे, कि आप वॉल राइटिंग, पर्चा, आप छोटे छोटे होर्डिंग बोर्ड, या आप जब कॉलोनीज में जाके सीधे लोगों से संपर्क करें, क्या इस तरह के माध्यम को फिर से हम रीजनरेट कर सकते हैं, या क्या उसको थोड़ा और उसको नए रूप में, नए क्लेवर में उस कम्युनिकेशन को ला सकते हैं ताकि डायरेक्ट मैसेजिंग हो, बात संवाद हो। दूसरा कि हम छोटे छोटे क्या क्लिपिंग्स, जो अभी मैं आपका देख रहा था कि आपने एक वीडियो बनाया, उसकी उसका साउंड नहीं आ रहा था, तो मैंने पढ़ के ही समझा। लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन है क्योंकि आज के समय सबके पास स्मार्टफोन है, हर घर में एक स्मार्टफोन है। तो बहुत सारी मैसेज स्मार्टफोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह के मैसेजेस को हम बना के भेज सकते हैं, कर सकते हैं। जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि पेड़ पेड़ सिर्फ ऑक्सीजन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, पेड़ आपके जीवन के लिए, मतलब ऑक्सीजन जीवन और एयर क्वालिटी के लिए भी। जब हम बोलते हैं ना कि पेड़ हमको ऑक्सीजन देता है, लेकिन जब हम उनको कहें कि ये पेड़ जो है वो, जब अगर एक वीडियो या एक फॉर्मेट, वीडियो या ऑडियो का एक कम्युनिकेशन फॉर्मेट ये बताए कि ये पेड़ ऑक्सीजन और एयर क्वालिटी को कनेक्ट करके एक वीडियो बन जाए, और उसमें लोग समझे कि ये पेड़ को बचाना और पेड़ लगाना कितना महत्वपूर्ण है। वैसे ही ट्रांसपोर्ट को लेकर मुझे लगता है कि कुछ चीजें बननी चाहिए ऑडियो फॉर्मेट में, वीडियो फॉर्मेट में, ताकि स्मार्टफोन यूजर्स उसका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। और कम्युनिकेशंस को भी थोड़ा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। एजेंसीज देखिए अपना काम कर रही है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आज सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार के ऊपर जनता का भी बहुत दबाव है, और सरकार ये समझ रही है क्योंकि एयर क्वालिटी जो उसका हेल्थ बर्डन है वो सरकार को समझ में आता है। और मैं मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार में बहुत काम हो रहा है, जितना रिसर्च हो रहा है, जितना पैसा ये लोग डाल रहे हैं। इवन मैं कम्युनिकेशंस भी उनका देख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है। और मैं सीएस को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उनके बहुत सारे
रिपोर्ट्स है, उनके यहाँ भी बहुत सारे मुझे लगता है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे होंगे। तो आप उनके साथ भी मिलके बहुत सारा कम्युनिकेशन ये नहीं होता है कि आप अखबार में छपवा लें, या कम्युनिकेशन सिर्फ अखबार का एक माध्यम नहीं है, टीवी का माध्यम नहीं है। कम्युनिटी के साथ कैसे आप कम्युनिकेशन करेंगे, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगता है कि ये इस समय बहुत ज़रूरी है कि आप कम्युनिटीज़ के साथ बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी को लेके कम्युनिकेट करें, सिर्फ 3 महीने नहीं, सालों भर। और वो बहुत इम्पैक्ट करेगा आने वाले समय में। शुक्रिया संदीप जी। और मुन्ना भाई डिटेल में बताने के लिए जस्ट बहुत डिटेल में बताने के लिए कम्युनिकेशन किस प्रकार का होना चाहिए और किस प्रकार की कोशिश होनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि हम आप भी एयर पोल्यूशन पे बहुत दिनों से बहुत सारा काम किए हैं और मीडिया को बहुत क्लोजली देखा है। हमने भी देखा है, तो हम लोग ने भी कोशिश की कि सिंप्लीफाई चीजों को कैसे करें। जो वीडियो की आप बात कर रहे थे, हम लोग प्रयास यही कर रहे हैं कि जो हमारा इनिशिएटिव है CCC उसके माध्यम से हम इस तरह के वीडियोस को बनाए। अभी एयर पोल्यूशन को लेके जैसे बनाया, इसी तरह को लेके हम लोग हीट वेव को लेके भी बनाया था गर्मी के मौसम में, कि हीट वेव एक्शन प्लान क्या हो सकता है अहमदाबाद का जैसे है। उसी तरह से हर शहर का कुछ ना कुछ एयर पोल्यूशन को लेके प्लान हो सकता है। और जहां तक आपने कहा कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बहुत सारा काम कर रही है अभी टेरी के साथ, उनका पॉलिसी को लेके और पॉलिसी सपोर्ट को लेके ब्लूमबर्ग फिलंथ्रोपी जो कि एयर फंड के साथ कुछ टाई अप हुआ है कुछ दिनों पहले ही। तो डेफिनेटली वहाँ स्कोप है जहाँ पे हम पिच इन कर सकते हैं। और जो हमारी स्ट्रेंथ है SES की, वो कैसे समुदाय तक टॉप से बॉटम से ले जाते हैं, क्योंकि एज ए नॉन प्रॉफिट हमारा रोल यही है कि टॉप से बॉटम पे कैसे चीजों को ले जाया जा सकती है। और तुमने पास में भी जैसे एस्ट्राजेनेका के साथ काम किया था, तो कम्युनिटी के साथ काम किया था। तो आजकल के जमाने में कोई आपसे पढ़ना नहीं चाहता है, कोई प्रवचन नहीं चाहता है कि एयर पोल्यूशन है ये वो। किस मीडियम से आप कम्युनिकेट करना है। जब हम लोग ने 1,000 बच्चों के साथ एयर पोल्यूशन पे काम किया, तो हमने कोशिश की कि बच्चों को समझाया कैसे जाए एयर पोल्यूशन को। तो हमने ये किया कि एक रुई का गोला लो और छत पे छोड़ दो 2 दिन, और देखो कि 2 दिन बाद उसका कलर क्या हो रहा है, या कितना वो उसका कलर चेंज हो रहा है। तो अलग अलग तरीके के माध्यम से, मीडियम के माध्यम से आपको कम्युनिकेट करना पड़े। आजकल का जमाना नहीं है कि क्लासरूम मेथड में आप किसी को समझा सकते हैं कि भाई देखो एयर पोल्यूशन, इससे बहुत दिक्कत होगा। अलग अलग माध्यम से आजकल हर आदमी को 5 मिनट का फेम चाहिए, हर आदमी को 5 मिनट में इंफॉर्मेशन चाहिए। तो जैसा आपने बोला कि स्मार्टफोन है और बहुत सारे माध्यम है, व्हाट्सएप एक बहुत अच्छा माध्यम है जहाँ पे आप व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर सकते हैं, उस पर डेवलप कर सकते हैं पोल्यूशन के वीडियोस को और बाकी चीजों को। तो ये बहुत अच्छा सुझाव था और जन पार्टिसिपेशन होनी ही चाहिए। एक महत्वपूर्ण मुद्दा आपने जो उठाया कि एयर पोल्यूशन की जब बात होती है वो जनरली जाड़े में होती है। हमारा भी अनुभव रहा है, काफी हमारा और आपका अनुभव रहा है। और ये जो स्टडी उन्होंने की थी कि अप्रैल मई के महीने में की थी। मेरा भी खुद का मानना है कि ये 4 महीने की बात नहीं, ये 12 महीने की पूरी बात है। और एक टाइम था जब हमारे पास स्मार्टफोन नहीं था, मौसम की जानकारी के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं लेनी होती थी। आज मेरे ख्याल से हर आदमी वेदर तो जरूर देखता है अपने मोबाइल में, किस तरह का वेदर है। तो हमको लगता है आने वाले टाइम में अगर स्थिति ऐसी ही एयर पोल्यूशन को लेके बनी, तो हमको तो AQI को भी देख के निकलना पड़ेगा और किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। ऑक्सीजन किस तरह से हम ले रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत बड़ा एक इशू है। जैसे आपने पेड़ों की बात की, पेड़ एक अच्छा माध्यम है जिससे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो भविष्य को देखते हुए हम लोग कैसे इस पे काम कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, बहुत जरूरी है। सरकार तो अपना काम करती है, सरकार हरदम पॉलिसी बनाती है, हरदम स्कीम बनाती है। हाँ, वो एग्जीक्यूट कैसे होता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, इट इज ए वास्ट कंट्री। तो ऊपर से नीचे आने में बहुत साल लग जाते हैं चीजों को करने में। लेकिन बहुत सारा काम हो रहा है, एनकैप को लेके काम हो रहा है, अलग अलग स्टेट में काम हो रहा है, पोल्यूशन को उत्तर प्रदेश में भी बहुत काम हो रहा है। तो मुझे जितने लोग यहाँ पे हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी इसको एक
महत्वपूर्ण मुद्दा समझें और अपने जीवन में कैसे, अगर आज मीटिंग में आपको कुछ नया पता चला तो आप भी 5 लोग से जाके इसके बारे में बताएं, इससे कि ये डिसेमिनेट हो। ये हर कोई जानता है पोल्यूशन है, लेकिन ये किस तरह से खा रहा है हमारे समाज को, कैसे हमारे देश को, कैसे हमारी सोसाइटी को। ये आने वाले 5-10 साल में बहुत बड़ा इशू होने वाला है और बहुत बड़ा पब्लिक हेल्थ चैलेंज होने वाला है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं जो आंकड़े बोल रहे हैं, जो मैं बताया, कुछ डराने के लिए आंकड़े होते हैं, कुछ सच होते हैं। ठीक है, अगर हम इस पे काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो मैं अपने सभी स्पीकर का धन्यवाद देना चाहूंगा, मुन्ना झा जी का, डॉक्टर प्रभाकर जी का, हर्षित का, कि आप लोगों ने डिटेल में इसके बारे में बात की। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग जुड़े, कुछ नया ही पता चला होगा। हमने कुछ लिया नहीं है, आपको कुछ नया ही एयर पोल्यूशन के बारे में बताया होगा। तो अगर अगला सेशन हम लेते हैं छोटा सा, क्योंकि 7:15 बज रहा है, शनिवार है, हर कोई रिलैक्स करने के मूड में होगा मेरे ख्याल से। तो 5 मिनट का समय लेते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो आप अपना हाथ रेज कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किसी का प्रश्न हो तो हमारे पैनलिस्ट से पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं है, काफी समझदार, आई थिंक। अगर प्रश्न हो तो आप हाथ रेज कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन क्लोज द सेशन। लग नहीं रहा है, सब लोग मूड में है कि अब संडे है कल। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ अगर कोई प्रश्न नहीं है। मैं फिर से एक बार सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना मत अपना अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और इस चर्चा को अ, महत्व दिया कि हाँ यार, पोल्यूशन पे कुछ चीज हो रहा है, हम लोग इसमें सुने क्या बातें हो रही हैं, क्या किया जा सकता है। और इस तरह की चीज हम अपने सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज हेल्थ के माध्यम से और भी करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मीटिंग ना हो, केवल वेबिनार करें, हम ऑफलाइन भी मीटिंग्स करें, प्रयास जारी है। चैलेंजेस अदम रिसोर्सेज के होते हैं, तो कैसे हम लोग कर सकते हैं आने वाले समय में हम और आपके साथ जुड़ेंगे और इस पे जानकारी और आपका पार्टिसिपेशन चाहेंगे। तो सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू। हम लोग सेशन को क्लोज करते हैं। थैंक यू प्रभाकर जी, मुन्ना जी, हर्षित, टीम लोग, बोर्ड के हमारे धर्मेंद्र सिंह जी। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।